Hello everyone, this is Aman Agarwal. So guys, finally Deloitte NLA interview in short is live now. Most awaited, most demanding वीडियो आ चुकी है. मेरी तरफ से 100% एफर्ट दिया गया है इस वन शॉट को बनाने में. अब बारी आप सभी स्टूडेंट्स की है. मैं हर एक स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग भी 100% एफर्ट देने वाले हो इस वन शॉट को. जितने भी स्टूडेंट्स का भी अपकमिंग डेलोइट इंटरव्यू होने वाला है, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो वरदान होने वाली है. इस वन शॉट को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली डेलोइट के इंटरव्यू क्रैक कर लोगे. सो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ. एंड जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, प्लीज वीडियो एंड तक देखना. अगर आप बीच में स्किप करने वाले हो तो वीडियो स्टार्ट मत करना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाले हैं जो बिल्कुल जेन्युइन है, जिनको अपना डेलोइट का इंटरव्यू क्रैक करना है. उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं होने वाली है जो सिर्फ अपना मजे के लिए देख रहे हैं, जिनको इंटरव्यू क्रैक नहीं करना है, जो अपने प्लेसमेंट के लिए सीरियस नहीं है. जितने भी स्टूडेंट सीरियस है, मैं चाहूंगा सिर्फ वे स्टूडेंट इस वीडियो को देखें एंड अपना डेलोइट का इंटरव्यू क्रैक करिए. सो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ. एंड जितने स्टूडेंट्स ने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो यार वेट किस चीज का कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो. सो वीडियो स्टार्ट करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूं, इस वीडियो के अंदर हम सारे टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, चाहे वो मेरे ऊप्स के हो, चाहे वो मेरे डीबीएमएस के हो. क्योंकि डेलोइट के अंदर आपके ऊप्स के क्वेश्चन भी आते हैं, आपके डीबीएमएस के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. जितने भी टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेलोइट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, इस वन शॉट के अंदर कवर करने वाले हैं. 1 to 2 आवर का ये वन शॉट होने वाला है. 1 to 2 आवर के बीच में वन शॉट होने वाला है. एंड मैं चाहूंगा अगर आपने 1 से 2 घंटे इस वीडियो को दे दिए, इस वन शॉट को दे दिए, सो आप ये मान लेना कि आपकी डेलोइट इंटरव्यू प्रिपरेशन डन हो चुकी है. ठीक है, आप लोग को बस टाइम देना है, अच्छी तरीके से मेहनत से पढ़ना है. जो जो मैं पढ़ा रहा हूं उतनी चीजें समझ लोगे, आप लोग के लिए नफ है. सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नीड फॉर ऊप्स. ठीक है, अब ऊप्स क्या है, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए. ऊप्स है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, अब ऊप्स की नीड क्यों पड़ी, अब मार्केट में क्यों आया ऊप्स. सबसे पहले इंटरव्यू यही क्वेश्चन पूछेगा कि यार जो ऊप्स आया उसकी नीड क्यों पड़ी. ऊप्स हेल्प्स यूजर टू अंडरस्टैंड द सॉफ्टवेयर इजीली, ऑल्दो दे डोंट नो द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन. With OOPS, readability, understandability and maintainability of code increase multifold. अब आप सभी स्टूडेंट्स को एक चीज पता है कि OOPS के आने से जो हमारे सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर की अंडरस्टैंडिंग, जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो वो बहुत इजीली हो जाएगी. जो आपकी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थी, आपने OOPS की हेल्प से उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को पीसेस ऑफ कोड में डिवाइड कर दिया एंड उसको सिंपलर फॉर्म में बना दिया. गॉट इट. इतनी चीज आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ चुकी होगी. अब ऊप से हेल्प क्या हुई, रीडेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी. एक एक करके एक एक टर्म को पढ़ेंगे कि रीडेबिलिटी क्या है. अब सबसे पहले रीडेबिलिटी, जब भी आप कोई भी कोड लिख रहे हो, आपने सपोज ये कोड लिखा है, अब ये रीडेबिलिटी होना चाहिए. अब ये रीडेबिलिटी क्या है, देखो आप लोग किसी भी कंपनी के अंदर जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप डेलोइट के अंदर जा रहे हो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. अब वहां पे जाके आप डेवलपर की पोजीशन पे गए, आपने वहां पे कोड लिखा, वहां पे कोई भी आपने प्रोडक्ट को बनाया. अब जो भी आपने कोड लिखा, सपोज अब आप 1 साल बाद या 2 साल बाद आपने मार दिया स्विच, आप चले गए भाई माइक्रोसॉफ्ट में, टीसीएस में, किसी भी कंपनी में आप चले गए, आपने स्विच मार दिया. अब जैसे आप स्विच मारोगे तो आपकी रिप्लेसमेंट में कोई बंदा आएगा, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर आएगा, कोई डेवलपर जरूर आएगा, 101% आएगा. अब जब वो कोड, सपोज आपका जोमेटो बन रहा है एंड जोमेटो का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, किसी ने कोई वर्किंग की होगी, कोई डेवलपर था, उसने कोई कोड लिखा होगा, अब वो चला गया दूसरी कंपनी के अंदर, सपोज गूगल के अंदर चला गया. सो जो जोमेटो का कोड था, अब मुझे उसमें चेंज करना है. सो जो नया डेवलपर आया, उसके लिए वो पुराना कोड रीडेबल होना चाहिए. अगर पुराना कोड रीडेबल नहीं होगा सो उसको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इतना बड़ा कोड है, इतना बड़ा सिस्टम है, इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है. उस जो नया डेवलपर आया उसको नहीं समझ में आएगा कि ये कोड ने क्या काम किया है. तो आपका कोड रीडेबिलिटी होना चाहिए. अब रीडेबिलिटी हम कैसे बना सकते हैं, सपोज आपका फंक्शन है, तो फंक्शन का नेम, जो उसके अंदर की वर्किंग है, सपोज आप स्वैप कर रहे हो या आप सॉर्ट कर रहे हो, सो फंक्शन का नेम भी आप सॉर्ट या सॉर्टिंग ऐसा कुछ रखोगे. अगर आप स्वैप कर रहे हो तो फंक्शन का नेम स्वैप ऐसे करके रखोगे. तो कुछ चीजें होती है, ये आपको जानने की नीड नहीं है, जितनी मैं चीजें बता रहा हूँ ये सफिशियंट है, इतनी चीजें आप समझ जाओ. ठीक है, अब बात करते हैं अंडरस्टैंडेबिलिटी. सो अंडरस्टैंडेबिलिटी से भी यही चीज है. एंड मेंटेनेबिलिटी, जो भी आप कोड लिख रहे हो वो मेंटेन होना चाहिए, प्रॉपर आपके फंक्शंस बने होने चाहिए, प्रॉपर आपकी क्लास बनी होनी चाहिए. ठीक है,
तो ये सारी चीज हमारी ऊप्स करता है। ऊप्स, एक चीज समझ लेना, ऊप्स की हेल्प से बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ऑल्दो दे डोंट नो द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, हमें एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की जानने की जरूरत नहीं होती है। जैसे आप सभी स्टूडेंट ने एब्स्ट्रैक्शन का नाम सुना होगा। एब्स्ट्रैक्शन में आप जब सभी स्टूडेंट्स को पता है कि आपका काम हो रहा है, आपको अंदर की इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता है। सपोज आप एटीएम के अंदर गए, एटीएम के अंदर जाने के बाद आपने वहां पे कैश विदड्रॉल किया। अब कैश कैसे विदड्रॉ हुआ, अंदर क्या प्रोसेस हुई, वो आपको नहीं पता है। इसको डिटेलिंग में हम एब्स्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो होप सो आप क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। पूरा एफर्ट किया गया है कि आपको इजीली समझ में आ जाए। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ ऊप्स। ठीक है, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंटरव्यूज में पूछा गया है। चाहे आप डेलोइट एनएलए के लिए जा रहे हो, चाहे आप डेलोइट डेवऑप्स इंजीनियर के लिए जा रहे हो, चाहे आप डेलोइट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जा रहे हो। एंड ये वीडियो इन जनरल है, चाहे आप बीएससी स्टूडेंट हो, चाहे बीसीए स्टूडेंट हो, आप कोई भी स्टूडेंट हो या फिर आपके पास कोई भी ब्रांच है, इस वीडियो को कर लो, आप लोग के लिए नफ रहने वाला है। व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ ऊप्स। अब ऊप्स तो भैया आपने बता दिया, बट ऊप्स के कुछ पिलर्स होते हैं जो आप सभी स्टूडेंट्स ने पढ़े होंगे। कुछ फीचर्स होते हैं, ये फीचर्स और पिलर्स क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो बात करते हैं फीचर्स की। सो फीचर्स है हमारा इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एब्स्ट्रक्शन। अब आप सभी स्टूडेंट्स को हर एक फीचर, हर एक पिलर आपको डिटेलिंग में पता होना चाहिए विद रियल वर्ल्ड एग्जांपल, बिकॉज रियल वर्ल्ड एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, हर एक स्टूडेंट को इसकी डेफिनेशन पता है, इसकी डेफिनेशन पता है, इसकी डेफिनेशन पता है, इसकी डेफिनेशन पता है, बट ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे जिनको रियल वर्ल्ड एग्जांपल पता है। इस वीडियो के अंदर सारी चीजें डिटेलिंग में बताऊंगा, रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ आपको बताने वाला हूं। एंड ऐसा बता दूंगा कि फिर आपको दोबारा ये चीजें याद करने की नीड नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगी। अभी पीडीएफ के बारे में बताऊंगा कि पीडीएफ कैसे आपको मिलनी है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भैया मैं रिवाइज करना है जब भी हमारा इंटरव्यू होगा। जब भी आपका इंटरव्यू होगा, सपोज आपका 2 दिन बाद इंटरव्यू है एंड वीडियो आप आज देख रहे हो, सो पहले दिन आपको रिवाइज करना होगा, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगी, उसके लिए आपको चाहिए होगी पीडीएफ। अभी पीडीएफ भी बताने वाला हूँ कैसे मिलने वाली है। इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एब्स्ट्रक्शन। अब ये चार के चार क्या है, हमारे फीचर्स हैं। ठीक है, ध्यान से समझ लिया, इनको याद कर लेना। इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एब्स्ट्रक्शन, इतना काम हो गया। अभी इनके बारे में डिटेलिंग में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं बताने वाला हूँ। एक एक क्वेश्चन हम बनने वाला, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एब्स्ट्रक्शन। एंड बिलीव मी, ऊप्स के अंदर ये चार फीचर्स, चार पिलर्स काफी इंपॉर्टेंट है। 101% चांस है कि इंटरव्यूअर आपसे इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन रेज जरूर करेगा। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले एक एक करके एक पिलर्स को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है व्हाट इज इनहेरिटेंस। अब ये इनहेरिटेंस क्या है, इसको आपको मैं एक बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में समझा दूंगा। देखो, सिंपल सी लैंग्वेज में समझने से फायदा क्या होगा, आप लोग की लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगा। एंड इन फ्यूचर आप किसी भी कंपनी के अंदर जा रहे हो, वहां पे आपसे रैंडम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रैंडम आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो गया 1-2 दिन के अंदर या कुछ आवर के अंदर, सो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या है, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इनहेरिटेंस इज अ मैकेनिज्म, ठीक है, that allows a class to inherit properties and behaviors from another class। अब इतनी चीज समझ में आए कि भैया एक क्लास तो ए है और एक क्लास बी है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई कि मेरी दो क्लास तो है। देखो, साफ साफ लिखा है, इनहेरिटेंस इज अ मैकेनिज्म दैट अलाउज ए क्लास। एंड मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको क्लास, ऑब्जेक्ट, इन सब चीजों के बारे में बेसिक टर्म है, इन सब चीजों के बारे में पहले से पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो वीडियो स्टॉप करो, गूगल करो, पता चल जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं, इनहेरिटेंस इज अ मैकेनिज्म दैट अलाउज ए क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स फ्रॉम अनदर क्लास। अब मेरी क्लास ए है और मेरी क्लास एक बी है। क्या है इनहेरिटेंस, अब कुछ प्रॉपर्टीज क्लास ए की अगर मैं दूसरी क्लास में ले लूं तो उसको मैं बोल देता हूं इनहेरिटेंस। अभी रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी बताऊंगा, डोंट वरी, अभी रियल वर्ल्ड एग्जांपल में बात करने वाले हैं। इट इज ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऊप्स दैट प्रमोट्स कोड रीयूज एंड एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस। मैं आप लोग को थ्योरी कम समझाऊंगा, आपको रियल वर्ल्ड चीजें ज्यादा समझाऊंगा। इतनी चीज समझ लेना, थ्योरी आपको इसलिए आनी चाहिए क्योंकि आप वहां पे अपना आंसर एक्सप्लेन कर सको, एंड रियल वर्ल्ड एग्जांपल से आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके सेव हो जाएगा। एंड वहां पे इंटरव्यूअर को आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताओगे तो वो आपसे 101% आपसे इंप्रेस जरूर होगा।
सो अब मेरे पास दो क्लास है। इनहेरिटेंस कौन सी मैकेनिज्म है जो अलाउ करेगी एक क्लास को इनहेरिट करने से प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स फ्रॉम अनदर क्लास। सो एक क्लास मेरे पे ए है, एक क्लास मेरे पास बी है। क्वेश्चन ने कहा है कि इनहेरिट कर दिया प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स फ्रॉम अनदर क्लास। अब सपोज मैंने यहाँ पे एक स्वैप फंक्शन बनाया या कुछ भी मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स यहाँ पे मेंशन की। अब सपोज करता हूँ मुझे क्लास बी के अंदर उन सेम प्रॉपर्टीज का यूज है, तो मैं क्या करूंगा, एक्सटेंड्स कीवर्ड क्या होता है, ये यूज होता है इनहेरिटेंस के लिए। एक्सटेंड्स कर दूंगा ए, एक्सटेंड्स क्लास ए, यहाँ पे क्लास होल्ड लगा लेना, एक्सटेंड क्लास ए। और डायरेक्ट जब आप यहाँ पे एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करोगे, आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूँ कि जो भी आपने यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज की है, जो भी आप लोगों ने यहाँ पे फंक्शंस बनाए हैं, जो भी आप लोगों ने जो भी चीज बनाई है, जो भी प्रॉपर्टीज बिहेवियर्स कुछ भी बनाया है, वो आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो क्लास बी में। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ, काफी स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा बट काफी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया होगा। इट प्रमोट्स कोड रीयूज। क्या हुआ, कोड रीयूज। अब जो आपने यहाँ पे कोड लिखा वो आपको दूसरी क्लास में लिखने की नीड नहीं पड़ी। यहाँ पे क्या हुआ, कोड रीयूजेबिलिटी, हमारा स्पेस बच गया, हमें कोड लिखना नहीं पड़ा। सो इनहेरिटेंस का एक बहुत बड़ा फायदा है कोड रीयूजेबिलिटी। ये आपको अगर पता चल गया, क्योंकि आपसे इंटरव्यूअर दूसरे टाइप का क्वेश्चन कर सकता है, वो पूछ सकता है कि व्हाई डू वी नीड इनहेरिटेंस। सो यू हैव टू से इनहेरिटेंस प्रमोट्स कोड रीयूजेबिलिटी। ठीक है, कोड रीयूजेबिलिटी, इस टर्म को याद कर लेना। तो गाइस अब बात करते हैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल आप सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, चाहे वो आपका इनहेरिटेंस हो, इनकैप्सुलेशन हो, वो कुछ भी हो, आपको हर एक फीचर, सारे एक पिलर्स का रियल वर्ल्ड एग्जांपल पता होना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं इनहेरिटेंस के रियल वर्ल्ड एग्जांपल की, सो एक बहुत सिंपल सा एंड एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है, पेरेंट चाइल्ड। ठीक है, अब आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि जो आपके पेरेंट्स के फीचर्स है, कुछ पेरेंट्स के जो आपके फीचर्स है, कुछ फंक्शनैलिटीज है, आप लोगों के अंदर आती है। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा आई कलर, हाइट, ठीक है, ये सब हेयर कलर, आप लोगों ने देखा होगा काफी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के हेयर कलर आपके ब्राउन होते हैं। सो उनके चाइल्ड में भी वो चीज फीचर्स आ जाती है, वो फंक्शनैलिटीज आ जाती है। सो उनके चाइल्ड के भी जो हेयर के कलर होते हैं वो ब्राउन होते हैं। काफी हाइट्स, आप लोगों को हाइट का एक बेस्ट एग्जांपल है। काफ़ी स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा कि काफ़ी लोगों के जो पेरेंट्स होते हैं उनकी हाइट बड़ी होती है, तो उनके चाइल्ड की भी हाइट बड़ी होती है। अगर उनके पेरेंट्स की हाइट छोटी होती है तो उनकी चाइल्ड की भी हाइट छोटी होती है। सो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है आपका इनहेरिटेंस का। आप इसको इंटरव्यू के अंदर बता सकते हो, पेरेंट चाइल्ड इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस। एंड मैंने आपको टेक्निकल एग्जांपल भी बता दिया कि दो क्लास हमने बनाई है। अगर आप कुछ क्लास ए के अंदर कोई भी आप फंक्शन यूज कर रहे हो, सो वो आप क्लास बी के अंदर यूज कर सकते हो। इनहेरिटेंस क्या प्रोवाइड करता है, इस टर्म को याद कर लेना, कोड रीयूजेबिलिटी। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज इनकैप्सुलेशन। अब एक एक करके हम सारे फीचर्स देख रहे हैं, इनहेरिटेंस हमने कवर कर लिया। नाउ मूव टू द इनकैप्सुलेशन। ठीक है, अब ये इनकैप्सुलेशन क्या है आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, बट इस वीडियो के अंदर मैं डिटेलिंग में बताऊंगा। इनकैप्सुलेशन इज डिफाइंड एज द रैपिंग अप ऑफ ए डेटा एंड इंफॉर्मेशन इन ए सिंगल यूनिट। इनकैप्सुलेशन में क्या काम करता है, वो रैप कर देता है सारे डेटा को, सारी इंफॉर्मेशन को एक छोटी सी यूनिट में, एंड क्या बोल सकते हैं हम उसको, एक कैप्सूल फॉर्म में। जब भी इसका नाम क्या है, इनकैप्सुलेशन। सो एक कैप्सूल की फॉर्म में, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा कैप्सूल हो गया। ठीक है, अब इस कैप्सूल की फॉर्म में क्या हुआ, ये मेरा कैप्सूल है, इसकी फॉर्म में ये एक सिंगल यूनिट, जिसको आप एक सिंगल यूनिट भी बोल सकते हो, सिंगल यूनिट। अब हुआ क्या, अब जो भी आपका डेटा था, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन थी, डेटा एंड इंफॉर्मेशन, वो आपने रैप कर ली एक सिंगल यूनिट में। In object-oriented programming, encapsulation is defined as binding together the data and the functions that manipulate them. अब ये एक बहुत सिंपल सी टर्म है कि आपने क्या करा, इस टर्म को याद रख लेना, रैपिंग अप ऑफ ए डेटा एंड इंफॉर्मेशन इन अ सिंगल यूनिट। जो भी आपका डेटा था, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन थी, आपने उसको एक सिंगल यूनिट के अंदर रैप कर दिया। अब इसका एक परफेक्ट एग्जांपल मैं आप लोग को, एक टेक्निकल एग्जांपल बताऊंगा, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं टेक्निकल एग्जांपल की। सपोज आपकी एक क्लास है, ये आपने क्लास बनाई है, जब भी आप कोई भी कोड लिखते हो तो वहां पे आपने क्लास बना ली। क्लास बनाने के बाद चाहे आप सी प्लस प्लस में लिख रहे हो, जावा में लिख रहे हो, जैसे आपने क्लास बनाई, अब यहाँ पे आप कुछ अपने डेटा मेंबर्स का यूज करते हो। ठीक है, आपने कुछ डेटा मेंबर्स का यूज किया, कुछ फंक्शंस का यूज किया। इतनी बात क्लियर हुई, कुछ आपने डेटा मेंबर्स का यूज किया, कुछ फंक्शंस का यूज किया। सो अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट समझ में आपको लोगों को आ चुका होगा, किसने क्या करा, रैप कर दिया सारे डेटा को एक सिंगल यूनिट के। अब जो आपकी क्लास है वो तो आपकी एक सिंगल यूनिट है, एंड जो ये आपका डेटा है, डेटा मेंबर्स एंड फंक्शंस, ये क्या है, ये आपका है डेटा एंड इंफॉर्मेशन, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है,
क्लास मेरी क्या है? क्लास मेरी एक सिंगल यूनिट है। अब आप लोग को इनकैप्सुलेशन एक बेटर वे में समझ में आ चुका होगा। आज तक आप लोग सिर्फ इनकैप्सुलेशन के बारे में जानते होगे, बट अब आप लोग को डिटेलिंग के अंदर जब आप लोग गए, तो आप लोग की एक डेप्थ नॉलेज बन गई, आप लोग की एक लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर सेव हो चुकी है। सो इनकैप्सुलेशन, रैपिंग अप ऑफ ए डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट। हम थियोरेटिकल पार्ट पे फोकस नहीं कर रहे हैं। थियोरेटिकल पार्ट आप लोग के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, बार बार बोल रहा हूँ, इंटरव्यू के अंदर आप बताओगे, बट आपको पता होना चाहिए अगर ऐसा हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है। इसलिए मैं आप लोग को हर एक चीज डिटेलिंग में बता रहा हूँ। अब बात करते हैं रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल की। सो गाइस, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, सो बैग बैग एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप लोगों ने देखो, कॉलेज में भी आप बैग का यूज करते हो, स्कूल में भी आप बैग का यूज करते हो, तो बैग के अंदर आप क्या डालते हो? बैग के अंदर आपने एक पेन ले लिया, एक पेपर ले लिया, एक आपने नोटबुक ले ली, ठीक है, जो भी आपकी नेसेसिटी है, जो भी आपकी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, वो आपने बैग के अंदर पुट कर ली। सो बैग क्या है आपके यहाँ पे? बैग है एक सिंगल यूनिट। एंड जो भी आपने उसके अंदर मटेरियल डाला, चाहे वो आपका पेन हो, चाहे वो आपकी नोटबुक हो, वो क्या है? वो है मेरी डेटा एंड इंफॉर्मेशन। सो बैग इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन। सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जिसको आप बता सकते हो इंटरव्यू के अंदर, बट अगर आपसे इंटरव्यूअर एग्जांपल पूछता है या नहीं पूछता है, ये मैटर नहीं करता। अगर उसने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेंस, व्हाट डू यू मीन बाय इनकैप्सुलेशन, सो आपको उसकी डेफिनेशन तो बतानी है, बट आपको एक स्मार्ट मूव भी करना है। आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी बताना है। टेक्निकल एग्जांपल बताना है ना बताना, बट रियल वर्ल्ड एग्जांपल बता देना, क्योंकि ऊप्स इज टोटली बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड एग्जांपल। सो अगर आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताओगे, 101% आपसे आपका इंटरव्यूअर इंप्रेस जरूर होगा। आपको थोड़ा सा एक अलग एज लेना है, एक अलग एफर्ट करना है। जो अलग एफर्ट होगा आपका रियल वर्ल्ड एग्जांपल और टेक्निकल एग्जांपल, ठीक है, बट रियल वर्ल्ड एग्जांपल आपको बताना ही बताना है, चाहे इंटरव्यूअर आपसे पूछे या ना पूछे। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? एंड मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूं। देखो, जैसे हमने इंटरव्यू वन शॉट बनाया, अगर आप लोग को चाहिए कि भैया एक एचआर क्वेश्चंस का वन शॉट भी बना दो, कि किस टाइप के एचआर क्वेश्चन, देखो आपके डेलोइट के इंटरव्यू के अंदर एचआर क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट है कि भैया किस टाइप के एचआर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कुछ एचआर क्वेश्चंस हमें करा दो। सो गाइस, आप लोग के लिए कमेंट्स ओपन है। जितनी ज्यादा कमेंट्स होगी, बिलीव मी, 1 to 2 डेज के अंदर एचआर क्वेश्चन वन शॉट भी आ जाएगा, बट कमेंट्स आप लोग की देखी जाएगी। जितनी ज्यादा कमेंट्स करोगे, जितनी जल्दी जल्दी कमेंट्स हो जाएगी, जितनी ज्यादा कमेंट्स होगी, तब आप लोग का एक डिसीजन होगा कि वन शॉट बनना है। 1 से 2 दिन के अंदर आप लोग के लिए वन शॉट आ जाएगा, बट कमेंट सही है, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके एचआर क्वेश्चन वन शॉट कमेंट कर देना। आप लोग के लिए एचआर क्वेश्चन वन शॉट भी आपके भैया लेके आ जाएंगे। अब बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की, एंड इंपॉर्टेंट चीज विच इज पीडीएफ। अब आप लोग को रिवाइज करने के लिए तो पीडीएफ चाहिए भाई। जब भी आपका इंटरव्यू, उससे पहले आपको रिवाइज तो करना पड़ेगा। जो भी मटेरियल आप पढ़ रहे हो, जो भी वीडियो के अंदर जो मैं बता रहा हूँ, वो आप समझ रहे हो, बट आपको रिवीजन तो चाहिए। रिवीजन तो मस्ट है, तो रिवीजन कैसे करोगे? पीडीएफ से। बट पीडीएफ कैसे मिलेगी भैया? वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि पीडीएफ कैसे मिलने वाली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, एंड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है अपने इंटरव्यू के दौरान, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, पहले पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बात करेंगे, उसके बाद सारी चीजों के देखेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, पॉलीमॉर्फ। अगर मैं पॉलीमॉर्फिज्म को डिवाइड कर दूं, तो एक वर्ड बनता है पॉली, एक वर्ड बनता है मॉर्फ। पॉली का मतलब है मैनी। क्या है पॉली का मतलब? अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। पॉली का मतलब है मैनी, मॉर्फ का मतलब है शेप्स। क्या है? शेप्स, मैनी शेप्स। पॉलीमॉर्फिज्म से आपको एक चीज समझ में आ चुकी होगी, मैनी शेप्स। इतनी चीज समझ में आ चुकी। अब बाकी चीजों के बारे में बात करते हैं। Polymorphism refers to something that has many shapes or many forms। अब इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऐसा बता दूंगा जो आपको हमेशा याद रहेगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा। अब आप लोग एक इंसान हो, ठीक है, हो, ये आप लोग हो, ये आप हो, ठीक है। अब आप लोग अपने पेरेंट्स के सामने एक अलग बिहेवियर शो करते होगे। भाई, अपने पेरेंट्स के सामने आप गाली देके बात नहीं कर सकते हो ना, बट आप अपने एक फ्रेंड के साथ, आप अपने एक फ्रेंड के साथ अपना एक अलग बिहेवियर, एक अलग फॉर्म अपनी शो करते हो। आप अपने फ्रेंड के साथ गाली देके बात कर सकते हो। एंड अगर आप इंटरव्यू के दौरान जा रहे हो, तो वहां पे आपका एक अलग बिहेवियर रहेगा। आप पब में जा रहे हो, पार्टी करने जा रहे हो, वहां पे आपका एक अलग बिहेवियर रहेगा। हो तो आप एक इंसान, एक ही इंसान ने अलग अलग बिहेवियर शो करे अलग अलग टाइम पे। आपने एक बार फ्रेंड के साथ अपना एक अलग बिहेवियर शो करा, अपने पेरेंट्स के सामने एक अपना एक अलग बिहेवियर शो करा, इंटरव्यू के दौरान आपने एक अलग बिहेवियर शो करा, आप पब में गए, आपने एक अलग बिहेवियर शो करा।
सो ये क्या है, ये एक इंसान की मैनी फॉर्म्स है विच इज नॉन एज पॉलीमॉर्फिज्म, मैनी फॉर्म्स, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को इसमें पता होगा, अगर मैं टेक्निकल एग्जांपल की बात करूं, सो हम बहुत सारी क्लासेस बना सकते हैं, बहुत सारे हम फंक्शंस बना सकते हैं, क्लास आपकी एक ही रहेगी, फंक्शंस बना सकते हैं। सपोज आपने सम फंक्शन बनाया और सम में आप आर्गुमेंट पास कर रहे हो ए बी और ये रिटर्न कर रहा है ए प्लस बी, इसने रिटर्न कर दिया ए प्लस बी। सेम ऐसे हम एक और फंक्शन बना सकते हैं सेम नेम का, सम नेम का ही हम एक और फंक्शन बना सकते हैं, बट पॉलीमॉर्फिज्म की कंडीशन ही है, इसको हम फंक्शन ओवरलोडिंग भी बोलते हैं, कि आपके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या तो आप डिफरेंट करोगे या आप इनका डेटा टाइप डिफरेंट करोगे। अगर यहाँ पे इंटीजर है और मैं यहाँ पे डबल का यूज कर रहा हूँ तो वो वर्क करेगा, या फिर मैं यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट यूज कर सकता हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं सेम फंक्शन बना सकता हूँ, इसमें मैं 4 आर्ग्यूमेंट यूज कर सकता हूँ। एंड अगर मैं एक और फंक्शन बना रहा हूँ तो मैं डेटा टाइप चेंज करके बना सकता हूँ। सो ये तीनों फंक्शन रन करेंगे, बिकॉज इसको हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, इसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट था। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है सो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं उस इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जिसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है अपने इंटरव्यू से पहले। अब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं कि आप लोग को अपने इंटरव्यू से पहले अपना रेज्यूमे, जो आपके इंटरव्यू के अंदर चार चांद लगाने वाला है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। रेज्यूमे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड रेज्यूमे रिव्यू कराना वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप सभी स्टूडेंट्स को रेज्यूमे रिव्यू कराना है। एंड आप लोग सोच रहे होगे कि भैया कुछ पैसे देने पड़ेंगे, बिल्कुल फ्री आपका रेज्यूमे रिव्यू हो जाएगा एंड टॉप के एक्सपर्ट्स आपका रेज्यूमे रिव्यू कर देंगे। कैसे रिव्यू कराना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। रेज्यूमे रिव्यू कराए बिना अपने इंटरव्यू के अंदर नहीं जाना है। आप एक प्लेटफॉर्म है टॉप में, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ पे आप बहुत सारे एक्सपर्ट्स देख सकते हो। रेज्यूमे रिव्यू आप लोगों को कराना है। अब यहाँ पे फ्री में आपका रेज्यूमे रिव्यू होगा। मैं यहाँ पे पीयूष गोयल की प्रोफाइल ओपन करता हूँ एंड आप लोग को बिल्कुल सिंगल पैनी बिल नहीं देनी है, यहाँ पे बिल्कुल फ्री। जैसे आप देख सकते हो 0 रुपीज 0 रुपीज, ठीक है। आप लोग को जाना है रेज्यूमे रिव्यू वाले सेक्शन पे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 13+ years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, बैक एंड डेवलपर एट इंट्यूट एक्स पेटीएम, बहुत बड़ी कंपनी के अंदर ऑलरेडी काम करते हैं। सो ये आपका रेज्यूमे ऐसा परफेक्ट बना देंगे। जो भी आपके रेज्यूमे, देखो हमें लगता है कि हमारे रेज्यूमे के अंदर कोई मिस्टेक नहीं है, हमने तो बढ़िया बनाया, बट जब आप डेलोइट के इंजीनियर को वहां पे जो आपका इंटरव्यू ले रहे होगे, जो आपका इंटरव्यूअर है, वो रेज्यूमे देखेगा, उसमें गलती जरूर आएगी। एंड आपको अपने इंटरव्यू से पहले इस चीज को जरूर सही कर लेना है। अपना रेज्यूमे रिव्यू करा लेना, बिल्कुल फ्री में हो जाएगा। यहाँ पे आपको जाना है, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे 0 रुपीज आपको अपना टाइम स्लॉट बुक कर लेना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे अपनी टाइमिंग देख लेना जो आपको कंफर्ट लगे। सपोज आपने यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपने 11 PM का यहाँ पे आपने स्लॉट ले लिया। कंफर्म डिटेल्स की अभी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको जाना है, आपका आज की डेट में स्लॉट बुक हो गया, आज की डेट में कर लो, कल की डेट में कर लो। नेम यहाँ पे अपना मेंशन, ईमेल, अपनी कॉल, रेज्यूमे रिव्यू लिख देना, फोन नंबर, एंड उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे 300 रुपीज। ये आप हटा लेना क्योंकि यहाँ पे हमें सेशन की रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए। बिल्कुल फ्री में आपका काम हो गया, बुक सेशन करना है। एंड अपना रेज्यूमे रिव्यू हर एक स्टूडेंट को बोल रहा हूँ, इंटरव्यू देने से पहले अपना रेज्यूमे रिव्यू करा लेना, अभी का अभी रेज्यूमे करा लेना। जो भी आपकी गलती होगी वो आपका एटलीस्ट अब नया रेज्यूमे बना के आप सही तो कर सकते हो। जो भी आप लोग को दिखता है, जो भी वो आपको एक्सपर्ट, देखो ये ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बैकएंड इंजीनियर है एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर। सो ये आपको बता देंगे क्या क्या आपकी गलती है, वो आपको सही कर लेनी रेज्यूमे के अंदर। अगर आपको लगता है कि आपका रेज्यूमे बेकार है, अगर ये आपको रिव्यू देते हैं कि आपकी ये चीजें गलत है, तो उन चीजों को सही करना है। नया रेज्यूमे बना लोगे, अच्छी तरीके से बना लोगे, तो वो आप लोग के इंटरव्यू के अंदर काफी ज्यादा इफेक्ट करने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं पीडीएफ की। तो जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है। सो यहाँ पे आपके भैया मिल जाएंगे सबसे स्टार्टिंग में ही। यहाँ पे आप लोग देखोगे अमन अग्रवाल, यहाँ पे आप मेरी प्रोफाइल पे जाना एंड यहाँ पे बिल्कुल फ्री में आपके भैया ने पीडीएफ प्रोवाइड कर दी है, डेलोइट इंटरव्यू क्वेश्चन वन शॉट पीडीएफ। यहाँ पे जाना, 0 रुपीज के अंदर एक्सेस कर लेना, कोई भी आप लोग को पैसा नहीं देना, एक्सेस करोगे सो आप लोग यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। आप लोग को मैंने बता दिया है। एंड मॉक इंटरव्यूज जो काफी स्टूडेंट्स ने कंडक्ट कराए हैं, ऑलरेडी काफी स्टूडेंट्स ने मॉक इंटरव्यूज कराए हैं, काफी स्टूडेंट्स को हेल्प हुई है। सो यहाँ पे 1 to 1 मॉक इंटरव्यूज है, मॉक 1 to 1 इंटरव्यू राउंड। अपना मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करा सकते हो। जितने स्टूडेंट्स को लगता है कि मुझे लो कॉन्फिडेंस है, मुझे अपनी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करनी है, सो आप अपना इंटरव्यू कंडक्ट करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया, बट रेज्यूमे रिव्यू कराना 100% आपको जरूरी है, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन इन ऊप्स। अब आप सभी स्टूडेंट्स ने इनकैप्सुलेशन पढ़ लिया है, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ लिया है,
इनहेरिटेंस पढ़ लिया है, हमने 3 पिलर्स अच्छी तरीके से पढ़ लिया है एंड उसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स भी मैंने ट्राई किया कि आप लोग को समझ में आ जाए। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में, जो है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेलोइट के अंदर 2023 बैच के अंदर भी ये क्वेश्चन काफी स्टूडेंट से पूछा गया था। 2024 बैच की अगर मैं बात करूं, सो रिसेंटली ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है डेलोइट एनएल एग्जाम में। ठीक है, जो आपका इंटरव्यू होता है, अब डेलोइट के टर्म से तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही, बट अगर आप किसी और कंपनी के इंटरव्यू में जा रहे हो, इवन स्टार्टअप्स में भी अगर आप जा रहे हो, वहां पे भी पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रक्शन, ये ऊप्स के जितने भी पिलर्स है काफी इंपॉर्टेंट है। सो इनको अगर आप अच्छी तरीके से अभी पढ़ लोगे तो आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात करते हैं एब्स्ट्रक्शन के बारे में। सो एब्स्ट्रक्शन है क्या? एब्स्ट्रक्शन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग is the process of simplifying complex system by removing unnecessary information and hiding implementation details। अब आप लोग इतने चीज समझना कि ये क्या करता है, ये यूजर से हाइड करता है। दो चीज बताने वाला हूं, हाइड करता है अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, हाइड करेगा, एंड शो क्या करेगा, शो करेगा सिर्फ नेसेसरी इंफॉर्मेशन को। ठीक है, जितनी भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन होगी सिर्फ उसको शो करेगा। जो भी आपकी नेसेसरी इन्फो है, जो भी आपकी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, वो यूजर को शो करेगा। किसको? यूजर को। हाइड अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, शो नेसेसरी इंफॉर्मेशन। इतनी चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आपको एब्स्ट्रक्शन बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम बात करने वाले रियल वर्ल्ड एग्जांपल की, कि भैया रियल वर्ल्ड एग्जांपल की एब्स्ट्रक्शन का दोबारा मैं आप लोग को एक बार डेफिनेशन बता देता हूं। एब्स्ट्रक्शन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम। जितने भी आपकी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसको सिंप्लीफाई करता है। कैसे कैसे सिंप्लीफाई करता है? जितनी भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो क्या कर लेगा, वो यूजर से कर लेगा हाइड, एंड जितनी भी आपकी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ यूजर को शो करेगा। इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स को कर लेता है हाइड। दिस इज नॉन एज एब्स्ट्रक्शन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बात करते हैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल की। सो रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूं, रेज्यूमे रिव्यू 100% हर एक स्टूडेंट्स को कराना ही कराना है। रेज्यूमे रिव्यू, क्योंकि यार रेज्यूमे जो आपका इंटरव्यू होने वाला है वहां पे रेज्यूमे इतना बड़ा रोल आपका प्ले करने वाला है। एंड अगर आपके कुछ रेज्यूमे के अंदर ही कोई भी इशू हुआ, अगर आपका रेज्यूमे ही अच्छे से नहीं हुआ, तो सारे का सारा आपका एफर्ट बेकार हो जाएगा। जो आपने असेसमेंट क्लियर करके आप इंटरव्यू तक पहुंचे हो, वो सारे के सारे एफर्ट्स बेकार हो जाएंगे। सो रेज्यूमे रिव्यू करा लेना, बिल्कुल फ्री में आपका रेज्यूमे रिव्यू हो जाएगा। बता मैंने दिया है कैसे रिव्यू कराना है। अब बार बार मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर मेल से करके मत पूछना कि भैया कैसे रिव्यू कराना है। देखो मैंने आपको बता दिया, पूरा प्रोसेस बता दिया, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइड कर दिया। बात करते हैं पीडीएफ की, पीडीएफ भी मैंने आप लोगों को बता दिया कहां से आप ले सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, जो भी आपको डाउट है, आप वो बेफिक्र होकर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। इतने सारे कमेंट्स रहते हैं, जितना मेरे से ट्राई होगा मैं उतना कमेंट करने की, उतना आपके रिप्लाई करने का पूरा 100% ट्राई करूंगा कि मेरे से रिप्लाई हो जाए। देखो बहुत सारी कमेंट्स होती है, बहुत सारी मेल्स होती है, बट जितने स्टूडेंट्स का भी रिप्लाई कर सकता हूँ उतने स्टूडेंट्स का रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं, मैंने आपको रेज्यूमे रिव्यू बता दिया, पीडीएफ के लिए बता दिया। अब बात करने वाले एचआर क्वेश्चंस के लिए क्या करना है। अगर आपको एचआर क्वेश्चन चाहिए तो सेम आपको कमेंट सेक्शन के अंदर एचआर क्वेश्चन वन शॉट कमेंट करना है। क्या करना है? एचआर क्वेश्चन वन शॉट, ये आपको कमेंट करना है। बहुत जल्दी एचआर क्वेश्चन वन शॉट भी आप लोग के लिए लेके आ जाऊंगा। बात करते हैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल की। ठीक है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या है? अब आप लोग एटीएम का एग्जांपल सबको पता है, कार का एग्जांपल सबको पता है। थोड़ा यूनिक एग्जांपल एटीएम का है, हालांकि एटीएम भी अब बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है, गूगल पे भी आपको मिल जाएगा ये वाला एग्जांपल। बट कार का एग्जांपल मत बताना। ये वाला एग्जांपल बच्चे बच्चे को पता है, हर एक स्टूडेंट्स को पता है। तो इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप कुछ नया बताओ, कुछ अलग बताओ। सो आप लोग एटीएम का एग्जांपल बता सकते हो। क्या बता सकते हो? एटीएम का एग्जांपल, या आप किसी भी चीज का एग्जांपल बता सकते हो। मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया। ऐसी बहुत सारी चीज एग्जिस्ट करती है जो आप बता सकते हो। सो एटीएम के अंदर क्या है? एटीएम के अंदर आपने क्या करा? विदड्रॉ करा कैश, कैश आपने क्या करा? विदड्रॉल करा, विदड्रॉल कैश। अब ये आपने कर लिया, विदड्रॉल करा कैश। अब जब आप कैश विदड्रॉल कर रहे हो, सपोज वहां पे आपने 10,000 रुपीज की अमाउंट आपने वहां पे फिल की, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू मेंशन योर पिन।
आपने वहां पे अपना पहले 10,000 अमाउंट मेंशन कर दी, उसके बाद भैया हमने अपना पिन डाल दिया। जैसे आपने वहां पे पिन डाला, वहां पे आप लोग देखते हो कि प्रोसेसिंग चलती है। क्या चलती है? प्रोसेसिंग। अब उस प्रोसेसिंग को कंप्लीट होते ही आपके हाथ में आपके 10,000 रुपीज आ जाएंगे। बट यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे हुआ एब्स्ट्रक्शन। यहाँ पे आपकी जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन थी वो आपको दी गई। जी भैया दी गई। देखो आपको नेसेसरी इंफॉर्मेशन क्या थी? आपको आपकी अमाउंट चाहिए थी, वो आपको दिया गया। अब जितनी भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, अब जो एटीएम ने आपको पैसे दिए, अंदर प्रोसेस कैसे चल रहा है, कैसे मशीन काम कर रही है, कैसे आपके 10,000 रुपीज एंटर करते 10,000 रुपीज आए, आपके पिन एंटर करते आपकी अमाउंट वहां पे एकदम वो हो गई रोल बैक होते ही आपके पास आपकी अमाउंट आ गई। अब वहां पे पूरा पूरा प्रोसेस चलता है, पूरी की पूरी आवाज आती है, आपको पता है। आप हर एक स्टूडेंट्स ने वहां से एटीएम से पैसे जरूर निकाले हैं। तो पूरी की पूरी प्रोसेसिंग होती है कुछ सेकंड्स की, उसके बाद आपको पैसा मिलता है। सो मेरा कहने का मतलब ये है, जितने भी आपकी इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स है, जितने भी आपके अंदर का प्रोसेस है, वो आप साइड कर लिया। दिस इज नॉन एज एब्स्ट्रक्शन। सो होप सो आप लोग को एब्स्ट्रक्शन अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। एटीएम का एग्जांपल बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल लेने वाला है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7 एंड हर एक पिलर को हमने अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की है। इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एब्स्ट्रक्शन सारे के सारे डन हो चुके हैं। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज मीन्ड बाय डीबीएमएस। इस वन शॉट के अंदर सारे पैटर्न के क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जितने भी आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको सेम टू सेम इंटरव्यू के अंदर मिल जाए। डीबीएमएस क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है? डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या इतनी चीज समझ में आ रही है? एंड आप लोगों ने अपने थर्ड ईयर के एंड में या फिर थर्ड ईयर के अंदर आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट जरूर पढ़ा होगा। तो जितने स्टूडेंट्स ने पढ़ा है आप लोगों के लिए बेनिफिट रहने वाला है, क्योंकि वहां पे डेलोइट एग्जाम के सॉरी डेलोइट इंटरव्यू के अंदर आपसे हो सकता है कि वहां पे डीबीएमएस के क्वेश्चन पूछे जाए। हर एक स्टूडेंट से जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट 99% स्टूडेंट से चांसेस है कि वहां पे आपसे डीबीएमएस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? इज अ सेट ऑफ एप्लीकेशन और प्रोग्राम दैट इनेबल यूजर्स टू क्रिएट एंड मेंटेन ए डेटाबेस। अब जो आपने डेटाबेस बनाया है, भैया हमने एक डेटाबेस बनाया, आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, जितने भी स्टूडेंट्स ने वेब डेवलपमेंट किया वहां पे आप लोग का डेटाबेस होता है, ठीक है। वो डेटाबेस हमारा क्या है? जो भी आपने डेटाबेस बनाया, यूजर्स टू क्रिएट एंड मेंटेन ए डेटाबेस, ठीक है। हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? सेट ऑफ एप्लीकेशंस और प्रोग्राम दैट इनेबल्स यूजर्स टू क्रिएट एंड मेंटेन ए डेटाबेस। जो आपका डेटाबेस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से आप इसको क्रिएट कर सकते हो, आप इसको मेंटेन कर सकते हो, आप अपडेशन कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। DBMS provides a tool or an interface for performing various operations such as inserting, deleting, updating। Suppose मेरा नेम है अमन। सबसे पहले आपको नीड आई, आपने डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर दिया। उसके बाद कुछ टाइम बाद मैंने कंपनी छोड़ दी, सपोज मैं डेलोइट के अंदर हूँ। अब डेलोइट के अंदर मेरी एंट्री डेटाबेस के अंदर मेंशन होगी, सो यहाँ पे अमन इंसर्ट हुआ। उसके बाद जब मैंने डेलोइट छोड़ दिया, उसके बाद मैं अपना परमानेंट यूट्यूब में आ गया, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। फिर वहां पे क्या हुआ? वहां पे मैंने करी डिलीट एंट्री, डिलीट कर दी। अब अमन क्या हुआ? अमन हट गया। अब अमन की रिप्लेसमेंट जो आई होगी, जो भी नया बंदा आया होगा, जो भी नया डेवलपर आया होगा, अब वो जाके अपडेट होगी। फिर क्या हुआ? अपडेट। तो आप अपने डेटाबेस के अंदर इंसर्शन कर सकते हो, डिलीशन कर सकते हो, अपडेशन कर सकते हो, ये सारे के सारे ऑपरेशंस आप कर सकते हो। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसलिए ही होता है कि आप अपने डीबी को, आप अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट करने के साथ साथ आप उसको मेंटेन भी कर सकते हो। अगर आपके डेटा के अंदर कुछ भी फ्लक्चुएशंस आती है, कुछ भी आपको इंसर्शन करना है, कुछ भी आपको डिलीशन करना है, कुछ भी आपको अपडेशन करना है, वो आप इजिली कर सकते हो। सो होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्लेन डिफरेंट लैंग्वेजेस प्रेजेंट इन डीबीएमएस। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैं किसी क्वेश्चन पे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं तो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कितनी बार इसको कहूं कि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे हर एक इंटरव्यू के अंदर एक्सपेक्टेड है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे फ्रेम नहीं होगा। सो भैया आप लोग, आपने तो ऐसे ही क्वेश्चन एक्सप्लेन डिफरेंट लैंग्वेज प्रेजेंट इन डीबीएमएस, आपने तो ऐसे ही फ्रेम करके दिया है, बट ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा।
पूछा कैसे जाएगा, ध्यान से समझ लेना। आपसे पूछा जाएगा डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल, कि भाई आपसे पूछा जाएगा, इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा डीडीएल की कमांड्स बताओ, वो पूछेगा आपसे डीएमएल की कमांड्स बताओ, पूछेगा आपसे डीसीएल की कमांड्स बताओ, टीसीएल की कमांड्स बताओ। सो आपको डायरेक्ट कमांड्स बतानी है। ऐसे क्वेश्चन कभी भी फ्रेम नहीं होगा। एक्सप्लेन डिफरेंट लैंग्वेजेस प्रेजेंट इन डीबीएमएस, कभी भी ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यूअर नहीं पूछेगा। ठीक है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि डीडीएल की कमांड्स बता दो, डीएमएल की कमांड्स बता दो, डीसीएल की कमांड्स बता दो या टीसीएल की कमांड्स बता दो। अब अगर आपसे डीडीएल की कमांड्स पूछी, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर कौन कौन सी कमांड्स आती है, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम। मेरे साथ साथ याद कर लेना, याद करा दूंगा। क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम। क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम। ये किसकी कमांड्स थी, ये थी डीडीएल की कमांड्स, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। बात करते हैं नेक्स्ट कमांड्स के बारे में। डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। क्या है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। काफी स्टूडेंट्स को उनकी फुल फॉर्म नहीं आती है, सो प्लीज फुल फॉर्म भी याद कर लेना। दैट्स वाई मैंने फुल फॉर्म भी मेंशन की है। अब इसकी कमांड्स क्या है, सेलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट। याद करते हैं, सेलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट, सेलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट। मूव टू द नेक्स्ट कमांड, डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। क्या है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। कमांड्स क्या है, ग्रांट एंड रिवोक, बस दो ही कमांड है, ग्रांट एंड रिवोक। क्या है, ग्रांट एंड रिवोक। नेक्स्ट कमांड है टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। क्या है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट। दोबारा एक बार देख लेते हैं, डीडीएल की कमांड्स है क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट। डीएमएल की कमांड्स है सेलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट। डीसीएल की कमांड्स है ग्रांट, रिवोक। टीसीएल की कमांड्स है कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट। इतनी चीज समझ में आ चुकी। इन कमांड्स को दोबारा याद कर लेना। पीडीएफ प्रोवाइड मैंने आपको कर दिया, बता दिया पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, जाके डाउनलोड कर लेना, एक्सेस कर लेना। जब भी आपका इंटरव्यू होगा, जब भी आपका इंटरव्यू है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, उससे पहले दिन प्लीज 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 आपको मैक्सिमम 10 to 20 मिनट्स लगनी है रिवाइज करने में। प्लीज रिवाइज कर लेना, आपके भैया के कहने से रिवाइज कर लेना। अगर आप रिवाइज करोगे सो आप बहुत ज्यादा डिफरेंस देखोगे एज कंपेरिजन टू अदर स्टूडेंट जो रिवाइज नहीं करेगा। देखो, अब इतने सारे स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, हर एक स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन सिर्फ उसका होगा जिसने कुछ अलग किया होगा बाकी स्टूडेंट से। सपोज 99 स्टूडेंट्स है, 99% स्टूडेंट है, एंड सिलेक्शन होगा उस 1% स्टूडेंट्स का जिन्होंने उन 99% से अलग किया होगा, जिन्होंने एफर्ट्स किए होंगे। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे साथ आप पढ़ रहे हो, ये आप एफर्ट दे रहे हो, बट आप खुद से क्या एफर्ट दे रहे हो, खुद से आप रिवीजन कर रहे हो, खुद से आप दोबारा देख रहे हो। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो स्टॉप करके बैक देखो, नहीं समझ में आ रहा दोबारा देखो, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं आप लोग के लिए बैठा हूं। कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो, डिस्क्रिप्शन के अंदर ईमेल है, ईमेल करो, क्या दिक्कत आ रही है। आप लोग को सारी चीज का एक्सेस दे रखा है, ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी कर सकते हो। मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराना है वो कर सकते हो। मॉक इंटरव्यू बेस्ट है, काफी स्टूडेंट्स ने कंडक्ट कराया है। अगर आपको लगता है, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग जाके लो, सोच रहे होगे कि भैया तो अपना बेच रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं। अगर आपको मॉक इंटरव्यूज लेने हैं तो आप ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि हमारा कॉन्फिडेंस लो है, हमें अपनी प्रैक्टिस करनी है, अपनी प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो। अगर आपको ये लगता है कि मुझे नई चीज आती है, तो आप इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड टिप्स ले सकते हो, क्योंकि इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड टिप्स में मैं 1-to-1 गाइडेंस दूंगा। कोई भी मेरी टीम गाइडेंस नहीं देगी, मैं ही दूंगा। इंटरव्यूज भी सिर्फ मैं ही लूंगा, एंड उसमें आपकी लर्निंग्स बहुत ज्यादा होने वाली है। ठीक है, तो जाके आप ले सकते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। व्हाट इज मीन्ड बाय एसिड प्रॉपर्टीज इन डीबीएमएस। अब ये एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती है डीबीएमएस के अंदर, इसके बारे में बात करते हैं। ए फॉर एटॉमिक, सी फॉर कंसिस्टेंट, आई फॉर आइसोलेटेड, डी फॉर ड्यूरेबल। सो सबसे पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म आनी चाहिए। मैं दोबारा बता देता हूं, ए फॉर एटॉमिक, सी फॉर कंसिस्टेंट, आई फॉर आइसोलेटेड, डी फॉर ड्यूरेबल। ये भी क्वेश्चन डीबीएमएस के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, एटॉमिक क्या है भैया, एटॉमिक होता है बेटा ऑल चेंजेस टू द डेटा मस्ट बी परफॉर्म्ड सक्सेसफुली और नॉट एट ऑल। भाई या तो जितना भी आपका डेटा है वो सक्सेसफुली परफॉर्म होगा या फिर वो नहीं होगा। सपोज आपने ए से बी को ट्रांजैक्शन की है, या तो वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली होगी या फिर वो ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगी। ऑल चेंजेस टू द डेटा मस्ट बी परफॉर्म्ड सक्सेसफुली और नॉट एट ऑल।
बात करते हैं नेक्स्ट टर्म कंसिस्टेंट। एटॉमिक आपकी समझ में आ चुका है, अब बात करते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या है? डेटा मस्ट बी इन ए कंसिस्टेंट स्टेट बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजैक्शन। सपोज आपने ए टू बी एक ट्रांजैक्शन की है एंड यहाँ पे ए के पास 5,000 रुपए थे एंड ए ने बी को 1,000 रुपए दिए। ए ने बी को कितने दिए? 1,000 रुपए दिए। तो बी के पास अभी 0 रुपीज थे, बी के पास आगे 1,000 रुपए और अब ए के पास 4,000 रुपीज रहने चाहिए। सो यही होता है कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं है कि ट्रांजेक्शन 1000 की है एंड ए के पास कितने रुपए हैं? ए के पास सिर्फ 2,000 रुपए बच रहे हैं। भाई 5,000 रुपीज में से अगर मैं 1,000 रुपीज की ट्रांजेक्शन करता हूँ तो मेरे पास 4,000 रुपीज होने चाहिए। सो यही कंसिस्टेंट प्रॉपर्टी कहती है। डेटा मस्ट बी इन कंसिस्टेंट स्टेट बिफोर ट्रांजेक्शन, आफ्टर ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन से पहले भी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, ट्रांजेक्शन होने के बाद भी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। नाउ मूव टू द थर्ड प्रॉपर्टी, आइसोलेटेड, मोस्ट इंपोर्टेंट। नो अदर प्रोसेस कैन चेंज द डेटा while the transaction is running। सपोज ए से बी एक ट्रांजेक्शन हो रही है, बी टू सी एक ट्रांजेक्शन हो रही है, ए से बी एक ट्रांजेक्शन हो रही है, बी से सी एक ट्रांजेक्शन हो रही है। सो ए से बी एक अलग सेपरेट ट्रांजेक्शन हो रही है, बी से सी एक अलग ट्रांजेक्शन हो रही है। सो ये ट्रांजेक्शन आपस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नो अदर प्रोसेस कैन चेंज द डेटा while द ट्रांजेक्शन इज रनिंग। ठीक है, ये आपस में अपना सेपरेट चलनी चाहिए, इंडिपेंडेंट चलनी चाहिए। ड्यूरेबल, द चेंजेस मेड बाय ए ट्रांजेक्शन मस्ट बी परसिस्ट। सो कोई भी सिस्टम फेलियर से आपकी ट्रांजेक्शन परसिस्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पेमेंट कर रहे हो किसी को 1,000 रुपीज की और सपोज आपका फोन बंद हो गया, सो आपके 1,000 रुपीज तो कट गए बट सामने वाले के बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचे। सो जो भी आपकी ट्रांजेक्शन के चेंजेस है वो परसिस्ट रहने चाहिए। दिस इज नॉन एज ड्यूरेबल। एटॉमिक, कंसिस्टेंट, आइसोलेटेड, ड्यूरेबल। दोबारा बता रहा हूं, ए फॉर एटॉमिक, सी फॉर कंसिस्टेंट, आई फॉर आइसोलेटेड, डी फॉर ड्यूरेबल। काफी एफर्ट दे के चीजें समझा रहा हूं, होप्स आपको सारी चीजें समझ आ चुकी होगी। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। What are the disadvantages of file processing systems? अब मैं आप लोग को बता देता हूं, डीबीएमएस से पहले, जब डीबीएमएस नहीं था, जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं था, तो उससे पहले फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था। अब कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ डिसएडवांटेजेस फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर आई थी, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर डीबीएमएस आया था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आया था। सो वे क्या डिसएडवांटेजेस थी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एंड इंटरव्यूज के अंदर पूछा जा सकता है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, सो डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। अब ये 4 डिसएडवांटेजेस याद कर लेना। सबसे पहली है इनकंसिस्टेंट। सो आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम थी, वहां पे सारी चीज मैनुअली फाइल के अंदर रिकॉर्ड होती थी। ठीक है, अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, यहाँ पे डेटाबेस बन रहा है, आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, आप इजीली अपडेट कर सकते हो। अगर कोई भी आपका डेटा है, सपोज मैं आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ पे कोई डेटा बना है, सपोज अमन नेम से एंट्री बनी है। ठीक है, अब अमन नेम से एंट्री बनी है, मुझे इन फ्यूचर ये डिलीट करनी पड़ी तो मैं इजीली डिलीट कर सकता हूँ, मुझे इन फ्यूचर अपडेट करना पड़ा तो मैं इजीली अपडेट कर सकता हूँ। बट इन द केस ऑफ फाइल सिस्टम यहाँ पे इनकंसिस्टेंट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है हमारा। ठीक है, सो इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट है नॉट सिक्योर। अब जो हमारा फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था वो बहुत ज्यादा सिक्योर नहीं था एज कंपेरिजन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखो, अगर किसी चीज के अंदर कोई भी चीज की कमी होती है, कुछ भी डिसएडवांटेजेस होती है, उस चीज को सही करने के लिए मार्केट में एक नई चीज आती है। जैसे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की कुछ डिसएडवांटेजेस रही होगी, जिस डिसएडवांटेजेस की वजह से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मार्केट में आया था। ठीक है, तो अब नॉट सिक्योर, अब जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत ज्यादा सिक्योर है। नेक्स्ट है डेटा रिडंडेंसी। अब जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था उसमें बहुत ज्यादा डेटा रिडंडेंसी थी। सपोज एक नेम का एलिमेंट्स अमन अमन, ये बहुत ज्यादा रिडंडेंट एलिमेंट्स का यूज था। बट इन द केस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे आपको रिडंडेंसी देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको नो डुप्लीकेसी मिलने वाली है। नो डुप्लीकेसी, कोई भी आपको डुप्लीकेट डेटा नहीं मिलने वाला है। एंड इन द केस ऑफ फाइल सिस्टम, यहाँ पे आपको रिडंडेंसी, डुप्लीकेट डेटा बहुत ज्यादा मिल जाता था। लास्ट, डिफिकल्ट इन एक्सेसिंग डेटा। अब जो हमारा फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था वहां पे एक्सेस करने में थोड़ा सा इशू आता था, बट इन द केस ऑफ डीबीएमएस यहाँ पे आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। सो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थी। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 10 इजीली समझ में आ चुका होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? अब ये नॉर्मलाइजेशन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है,
अपने आप में इस पे काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपसे नॉर्मल फॉर्म्स पूछ सकते हैं, ठीक है। 1 NF पूछ सकते हैं, 2 NF पूछ सकते हैं, 3 NF पूछ सकते हैं, BCNF पूछ सकते हैं। सो इनको आप डिटेलिंग में पढ़ सकते हो, आप लोग जावा टी पॉइंट पे जाके पढ़ सकते हो। जावा टी पॉइंट वेबसाइट है, उस पे जाके आप लोग इनकी डिटेलिंग में पढ़ सकते हो। अभी हम नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन क्या है? Normalization is a process of analyzing the given relational schemes according to their functional dependencies. ठीक है, इट इज यूज टू, अब यहां से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन स्टार्ट होती है। इट इज यूज टू मिनिमाइज रिडंडेंसी। कहीं पे भी नॉर्मलाइजेशन का नाम आता है तो इस टर्म को याद रखना, मिनिमाइज रिडंडेंसी। रिडंडेंसी, अब ये मिनिमाइज रिडंडेंसी का मतलब क्या है? देखो, आप लोग को जैसे मैंने बताया था, रिडंडेंट एलिमेंट्स, डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रिमूव करने का काम होता है नॉर्मलाइजेशन का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। अगर आपको इतनी चीज समझ में आ चुकी तो आप नॉर्मलाइजेशन बहुत इजीली समझ जाओगे। एंड ऑल्सो यूज टू मिनिमाइज इंसर्शन, आपके इंसर्शन एनोमलीज को मिनिमाइज करता है, डिलीशन एंड अपडेट डिस्ट्रक्शंस। अब इसके कुछ नॉर्मल फॉर्म्स है। नॉर्मलाइजेशन क्या है? मिनिमाइज रिडंडेंसी, कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट है उसको रिमूव करने का काम करता है नॉर्मलाइजेशन। देयर मोस्ट कॉमनली यूज्ड नॉर्मल फॉर्म्स आर: फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म 1 NF, सेकंड नॉर्मल फॉर्म 2 NF, थर्ड नॉर्मल फॉर्म 3 NF, बॉयज एंड कोड नॉर्मल फॉर्म BCNF। ठीक है, सो ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉर्मल फॉर्म्स है। कहां से पढ़ना है? जावा टी पॉइंट से पढ़ सकते हो। वैसे जरूरी नहीं है आपसे पूछा जाएगा नॉर्मलाइजेशन, और आपको पता होना चाहिए कि कितनी नॉर्मल फॉर्म्स है, बट फिर भी देखो, इंटरव्यूअर का कुछ नहीं पता, वो आपसे क्या पूछ ले। 99% ऑफ द केस वो नहीं पूछते डिटेलिंग में, बट 1% के केस हम मान के चलते हैं, आप यहाँ से पढ़ लेना। 1 NF, 2 NF, 3 NF, BCNF, बट आपको नॉर्मल फॉर्म्स पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी होती है। एक हमारी होती है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, एक होती है सेकंड नॉर्मल फॉर्म, एक होती है थर्ड नॉर्मल फॉर्म, एक होती है BCNF, एंड हमारी 4 NF भी होती है और 5 NF भी होती है। बट मोस्टली जो हमें सिलेबस में पढ़ाई जाती है वो सिर्फ चार ही नॉर्मल फॉर्म पढ़ाई जाती है। एंड अगर आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट जो आपके पूरे के पूरे आपकी बीटेक जर्नी में थर्ड ईयर के अंदर आपने पढ़ा होगा, सो वहां पे भी आपने नॉर्मल फॉर्म्स, नॉर्मलाइजेशन का एक टॉपिक आया होगा, एंड वहां पे आपने नॉर्मल फॉर्म्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, सो होप्स आपको क्वेश्चन नंबर 11 अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट आर एग्रीगेट फंक्शंस इन एसक्यूएल? अब एसक्यूएल एक मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है, या मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इसको बोल सकता हूं। एसक्यूएल अगर आपको रिवाइज करनी है, एसक्यूएल अगर आपको एक बार दोबारा से पढ़ना है, तो W3 स्कूल एक बेस्ट वेबसाइट है इसके लिए। W3 स्कूल में सभी स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूंगा, वहां से जाके आप एक बार रीड कर सकते हो। व्हाट आर एग्रीगेट फंक्शंस इन एसक्यूएल? अब ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्रीगेट फंक्शन ये काफी मतलब ये मान लेना कि बहुत बार इंटरव्यूज के अंदर पूछा गया है, और वो सिर्फ डेलोइट के इंटरव्यूज नहीं थे, वो बहुत सारी कंपनीज के अलग अलग इंटरव्यूज थे। एंड ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार रिपीटेड देखा है कि ये क्वेश्चन इस कंपनी में पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन इस कंपनी में पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन इस कंपनी में पूछा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इस वन शॉट के अंदर हमने ट्राई किया गया है कि जितने भी डेलोइट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, वे सारे के सारे इस वन शॉट के अंदर कवर कर दिए जाए। ठीक है, मिन, मैक्स, काउंट, सम, एवरेज। सबसे पहले आपको एग्रीगेट फंक्शंस पता होने चाहिए। सबसे पहला होता है हमारा मीन, सेकंड होता है मैक्स, थर्ड हमारा काउंट, देन सम, देन एवरेज। सो ये पांच हमारे क्या है? एग्रीगेट फंक्शंस हैं। ये अच्छी तरीके से आपको पढ़ के जाने हैं। मिन का काम क्या होता है? एक एक करके फंक्शन का हम वर्किंग देखने वाले हैं कि हर एक फंक्शन की क्या वर्किंग होने वाली है। जो हमारा मिन फंक्शन है वो क्या करता है? रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू विद इन द सेलेक्टेड कॉलम। अब सपोज आपने ये वाला कॉलम है आपका, मैं एक बार एक डेटाबेस बना देता हूं। ये मेरा डीबी है, एंड ये मेरी रो है R1, R2, R3 एंड R4। ये मेरी क्या है? ये मेरी रोज है, C1, C2, C3। ये क्या है? मेरी ये कॉलम्स है। ये क्या है? मेरी ये रोज है। अब रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू विद इन द सेलेक्टेड कॉलम। सपोज आपने C2 सेलेक्ट किया है, सो इस कॉलम के अंदर 1, 2, 3, 4 मिनिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू 1 है। सो ये मिन फंक्शन डायरेक्टली 1 को रिटर्न कर देगा। अब ये प्रोसेसिंग कैसे हुई उसके बारे में समझते हैं। देखो, ये भी एक एब्स्ट्रैक्शन का बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन तो हो रही है, जो बैकएंड में प्रोसेस हुआ वो आपको नहीं पता है, सिर्फ आपको नेसेसरी इंफॉर्मेशन पता है। सो कुछ चीजों को ऐसे रिलेट करना है आपको।
अब ये मिन एग्रीगेट फंक्शन जो हमने यूज किया है, अब यहाँ पे बैकएंड में डेवलपरों ने पूरा का पूरा कोड किया है कि ऐसे ऐसे हमें सॉर्टिंग लगाई है, जो भी उन्होंने किया है वो बैकएंड में उनका पूरा का पूरा कोड है। आप तो सिर्फ डायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, इनबिल्ट फंक्शन हम इसको बोलते हैं, एग्रीगेट फंक्शन इसको हम एसक्यूएल के अंदर बोलते हैं, बट वैसे हम अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करें तो वहां पे इनको हम इनबिल्ट फंक्शन बोलते हैं। अब जो हमारा मिन है, मिन ने डायरेक्टली काम करा, रिटर्न करा स्मॉलेस्ट वैल्यू। सेम इन द केस ऑफ मैक्स। अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 4 है, सो अगर मैं मैक्सिमम फंक्शन का यूज करूंगा सो ये मुझे लार्जेस्ट वैल्यू ला के देगा, रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू विद इन द सेलेक्टेड कॉलम। ठीक है, सो मिन और मैक्स आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुके होंगे। नाउ मूव टू द काउंट। रिटर्न द नंबर ऑफ रोज इन ए सेट। अब ये क्या करेगी, जो भी आपकी सेट है उसमें जितनी भी नंबर ऑफ रोज है, सपोज मेरा सेट ये है, सो नंबर ऑफ रोज कितनी हुई, 1 2 3 4, सो ये मुझे क्या ला के देगा, ये मुझे 4 ला के देगा। काउंट क्या करता है, काउंट नंबर ऑफ रोज को काउंट करेगा एंड वो मुझे रिटर्न कर देगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन सम। रिटर्न्स द टोटल सम ऑफ ए न्यूमेरिकल कॉलम। अब मेरा C2 है, हम C2 को ही देख लेते हैं। अब C2 में मैंने सम फंक्शन का यूज किया, मैं बता देता हूं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अब ये क्या आया, 3 और 2 5, 4 प्लस 5, 4 प्लस 1 5, सो 5 प्लस 5 क्या हो गया 10, तो इसका आंसर आएगा 10। इसने क्या करा, टोटल सम दे दिया पूरे न्यूमेरिकल कॉलम का। ठीक है, मीन समझ में आ गया भैया, मैक्स समझ में आ गया, काउंट समझ में आ गया, सम समझ में आ गया। नाउ मूव टू द एवरेज एग्रीगेट फंक्शन। रिटर्न्स द एवरेज वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल कॉलम। अब इसमें क्या करा, हमें इसमें एवरेज निकालना है, सो एवरेज को बस जो हमारा सम आया डिवाइड बाई 4 कर दो, तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो हमारा क्या है, वो हमारा एवरेज है। सो ये कुछ एग्रीगेट फंक्शंस थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूं, मीन मैक्स काउंट सम एवरेज, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे इंटरव्यू डायरेक्ट भी पूछ लेगा कि मीन फंक्शन का क्या वर्किंग होती है, काउंट फंक्शन की क्या वर्किंग होती है, सम फंक्शन की क्या वर्किंग होती है, एवरेज फंक्शन की क्या वर्किंग होती है। सो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। एंड अगर आपका कोई भी डाउट है सो प्लीज सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर एसक्यूएल जॉइंस एंड टाइप्स ऑफ जॉइंस। काफी बड़ा क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसक्यूएल के अंदर। टाइप्स ऑफ जॉइंस ये हार्ट ऑफ एसक्यूएल है, ये मान लेना। हर्ट ऑफ एसक्यूएल, एसक्यूएल का हर्ट है जॉइंस। 100% चांसेस है जॉइंस के बारे में इंटरव्यू पूछेगा, क्वेरी भी लिखवा सकता है, इसलिए मैंने सबकी क्वेरी लिखी है। ये बड़ा क्वेश्चन है, नेट जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, आउटर जॉइन। सो बहुत ध्यान से प्लीज, हर एक स्टूडेंट से मेरी हाईली रिकमेंडेशन है यार, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझ लेना, क्योंकि जॉइंस सबको एक बहुत हार्ड टॉपिक लगता है, बट ये हार्ड टॉपिक नहीं है। अगर आपको एक बार समझ में आ गया, एक ही क्वेरी समझनी है, सेम क्वेरी वैसे ही रहने वाली है। सो ध्यान से समझते हैं। अब जॉइंस क्या है, सबसे पहले मैं दो टेबल बना देता हूं, T1 और T2। ठीक है भाई, मैंने बना दी एक T1 टेबल और एक बना दी T2 टेबल। इतनी चीज तो क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को। अब जॉइंस ने क्या काम किया, ए जॉइन क्लोज इज यूज्ड टू कंबाइन रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम। अब ये जो मेरा जॉइन है, जो मेरा जॉइन क्लोज है, ए जॉइन क्लोज इज यूज्ड टू कंबाइन रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम। अब देखो दो टेबल है मेरे पास, एक है मेरे पास T1, एक है मेरे पास T2। जॉइन क्लॉज का काम होता है वो कंबाइन करता है रोज को दो या दो से ज्यादा टेबल्स में बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम। जो भी इनका रिलेटेड कॉलम है उसके बेसिस पे ये कंबाइन मिल करता है दो या दो से ज्यादा टेबल्स को। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना है। जब भी आपको सपोज मेरे पास दो टेबल है एंड दोनों टेबल में आपको काम हो तो वहां पे लगता है जॉइंस। दो या दो से ज्यादा टेबल में अगर आपको कोई भी वर्किंग है तो वहां पे हम यूज करते हैं जॉइंस का। अब इसके इंपॉर्टेंट क्या है, जो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा, वो आपसे जॉइन की डेफिनेशन मुश्किल है, वो आपसे पूछेगा, वो आपसे डायरेक्ट टाइप्स के बारे में बात करेगा, वो आपसे डायरेक्ट क्वेरी के बारे में बात करेगा, क्योंकि ये तो एक इंपॉर्टेंट और एक बेसिक है। इंपॉर्टेंट तो है बट बेसिक है। बात करते हैं जॉइंस के बारे में कि कितने टाइप्स के जॉइंस होते हैं। एक हमारा होता है इनर जॉइन, नेक्स्ट होता है लेफ्ट जॉइन, उसके बाद आता है राइट जॉइन, उसके बाद आता है फुल आउटर जॉइन। ठीक है, एक एक करके हर एक जॉइन के बारे में बताने वाला हूं। बात करते हैं इनर जॉइन। कम टू द एसक्यूएल इनर जॉइन। The inner join keyword select records that have matching value in both tables। अभी मैं आप लोग को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे देता हूं। अब ये है मेरी T1, ये है T2। ठीक है, इनर जॉइन कीवर्ड सेलेक्ट रिकॉर्ड्स दैट हैव मैचिंग वैल्यू इन बोथ टेबल। अब इस वाली टेबल में और इस वाली टेबल में कौन सी मैचिंग वैल्यू है, सो मुझे ये वाली मैचिंग वैल्यू यहाँ पे दिख रही है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको फिगर कर दूंगा। यहाँ पे मैंने इसको क्या करा, इसको शेडेड कर दिया,
ये वाला पोर्शन है मेरा टोटल, ये वाला क्या है, ये वाला मेरा पोर्शन है। द इनर जॉइन कीवर्ड सेलेक्ट्स रिकॉर्ड्स दैट हैव मैचिंग वैल्यू इन बोथ टेबल। सो मैचिंग वैल्यू जो दोनों टेबल्स की मैचिंग वैल्यू है, हम इसको इंटरसेक्शन भी बोल सकते हैं, वो ये है। अब क्वेरी कैसे काम करेगी, एक क्वेरी याद कर लेना, याद ही करनी है, आप इजिली लेफ्ट जॉइन की भी क्वेरी लिख लोगे, राइट की भी लिख लोगे और आउटर की भी लिख लोगे। एक समझ लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेरी, हर एक जॉइन की क्वेरी इंपोर्टेंट है। सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल वन, एक टेबल उठाई, उसका कॉलम नेम उठाया। इनर जॉइन, उसके बाद आया इनर जॉइन। अब सेम रहने वाली है बाकी क्वेरी, लेफ्ट की भी, राइट की भी, आउटर की भी। जहां पे लेफ्ट ज्वाइन होगा वहां पे इनर ज्वाइन की जगह लेफ्ट ज्वाइन लगा लेना, जहां पे फुल आउटर होगा वहां पे फुल आउटर लगा लेना, जहां पे राइट होगा वहां पे इनर ज्वाइन की जगह राइट आ जाएगा। उसके बाद है टेबल टू, मतलब सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल वन इनर ज्वाइन टेबल टू ऑन। ऑन इसका ध्यान रखना, काफी स्टूडेंट्स ये क्वेरी मिस्टेक कर देते हैं। टेबल वन डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल टू डॉट कॉलम नेम, ये वाली कंडीशन याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन, मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है ये याद रखना है आपको। टेबल वन डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल टू डॉट कॉलम नेम। ठीक है, सिंपल सी क्वेरी है, दोबारा बता देता हूं। सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल वन, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल वन, इतना खत्म। फिर आए इनर जॉइन, फिर आए टेबल टू ऑन टेबल वन डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल टू डॉट कॉलम नेम। कॉलम नेम जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन की, उसके हिसाब से कॉलम नेम मेंशन कर देना है। और इनर जॉइन का काम क्या होता है, ये सिर्फ क्या लेता है, मैचिंग वैल्यू लेता है दोनों टेबल की। नाउ मूव टू द एसक्यूएल लेफ्ट जॉइन। The left join keywords returns all records from the left table, table 1 and the matching records from the right table. अभी हम दोबारा से पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन कर लेते हैं। लेफ्ट ज्वाइन कीवर्ड रिटर्न ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, अब ये सारा का सारा रिकॉर्ड तो लेगा लेफ्ट टेबल से, एंड मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल। ये है मेरी लेफ्ट टेबल, ये मेरी लेफ्ट टेबल है, और मैचिंग रिकॉर्ड क्या है, मैचिंग रिकॉर्ड ये वाला है, क्योंकि राइट टेबल का मैचिंग रिकॉर्ड भी चाहिए। भाई लेफ्ट टेबल तो, लेफ्ट टेबल का तो सारा का सारा रिकॉर्ड दे दो, रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल एंड मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल, राइट टेबल से सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स। तो ये मेरा पूरा का पूरा जो मैंने शेडेड पार्ट करा है, ये मेरा एरिया आएगा। क्वेरी है सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल वन लेफ्ट ज्वाइन टेबल टू ऑन टेबल वन डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल टू डॉट कॉलम नेम। सेम रहने वाली है, इनर ज्वाइन की जगह हमने क्या करा, लेफ्ट ज्वाइन का यूज किया है। दोबारा बता देता हूं, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल वन लेफ्ट ज्वाइन टेबल टू ऑन टेबल वन डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल टू डॉट कॉलम नेम। लेफ्ट ज्वाइन के अंदर लेफ्ट वाला पार्ट सारा का सारा लिया जाएगा, मतलब लेफ्ट सारा रिकॉर्ड लिया जाएगा, रिटर्न ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल, एंड लेफ्ट ज्वाइन के अंदर लेफ्ट वाला पार्ट ले लेंगे, एंड जो मैचिंग रिकॉर्ड्स हो गए राइट टेबल के वो लिए जाएंगे। सो होप्स आपको लेफ्ट ज्वाइन इजीली समझ में आ चुका होगा। नाउ मूव टू द एसक्यूएल राइट ज्वाइन। सो अब तक हमने इनर ज्वाइन के बारे में पढ़ लिया है, लेफ्ट ज्वाइन के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। अब बात करने वाले एसक्यूएल राइट ज्वाइन की। द राइट ज्वाइन कीवर्ड्स रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल एंड द मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। तो मैं एक बार आप लोग को पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन बता देता हूं, जिससे आप लोग इजीली समझ पाओ। सो ये है मेरी टेबल वन एंड ये है मेरी टेबल टू, ये मेरी टेबल वन है, ये मेरी टेबल टू है। अब एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। द राइट ज्वाइन कीवर्ड्स रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल, मतलब सारे के सारे रिकॉर्ड्स राइट टेबल से तो हमें लेने ही लेने हैं, ठीक है। मैं इसको शेडेड कर देता हूं, एंड द मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। सो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं राइट टेबल से हमें लेने ही लेने हैं, एंड जितने भी मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं लेफ्ट टेबल से वे भी हमें लेने हैं। सो उसको भी हमने क्या कर दिया, शेडेड कर दिया। सो ये पूरा का पूरा पोर्शन हो चुका है। लेफ्ट ज्वाइन में क्या अंतर था, लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट टेबल को सारे के सारे रिकॉर्ड्स को लेना है, राइट ज्वाइन के अंदर राइट ज्वाइन के सारे रिकॉर्ड्स लेने हैं, एंड मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। सो डेफिनेशन तो आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ चुकी होगी, एक दूसरे से रिलेट करोगे तभी आप लोग को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बात करते हैं क्वेरी की। सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल वन लेफ्ट ज्वाइन टेबल टू ऑन टेबल वन डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल टू डॉट कॉलम नेम। सो ये हमारी क्वेरी रहने वाली है, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल वन, ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन, अब जैसे हम यहाँ पे इनर ज्वाइन का यूज किया है, यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन का यूज किया है, यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन की जगह राइट ज्वाइन आएगा, ठीक है। राइट ज्वाइन आएगा यहाँ पे, राइट ज्वाइन, राइट ज्वाइन टेबल टू ऑन टेबल वन डॉट कॉलम नेम इक्वल टू
टेबल 2 डॉट कॉलम नेम। सो ये राइट जॉइन की क्वेरी रहने वाली है। नाउ मूव टू द फुल आउटर जॉइन। द फुल आउटर जॉइन कीवर्ड्स रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड्स व्हेन देयर इज अ मैच इन लेफ्ट टेबल और राइट टेबल रिकॉर्ड्स। सो ये है मेरी टेबल 1 एंड टेबल 2। ये मेरी टेबल 1 है गाइस एंड ये मेरी टेबल 2 है। अब इसमें क्या होगा, फुल आउटर जॉइन में ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स लेगा लेफ्ट के भी। क्या लेगा? सारे के सारे लेफ्ट के रिकॉर्ड्स ले लिए और सारे के सारे राइट टेबल के रिकॉर्ड्स लेगा। दोबारा बता देता हूं, फुल आउटर जॉइन का मतलब क्या है? फुल आउटर जॉइन कीवर्ड रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड्स व्हेन देयर इज अ मैच इन लेफ्ट और राइट टेबल। सो जितने भी सारे के सारे रिकॉर्ड्स है लेफ्ट टेबल के, ये मेरी लेफ्ट टेबल है, ये मेरी राइट टेबल है, सारे के सारे रिकॉर्ड लेगा लेफ्ट से भी, सारे के सारे रिकॉर्ड लेगा राइट से भी। ये क्या है? ये मेरी है लेफ्ट टेबल, ये है मेरी राइट टेबल। होप सो आपको इतनी चीज समझ में आ चुकी होगी। बहुत सिंपल सी चीज है, मैं आप लोग बता रहा हूं, इजिली आप कर लोगे। क्वेरी एक बार देख लेते हैं। सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 1 फुल आउटर जॉइन टेबल 2 ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम नेम। ठीक है, अब ये सेम क्वेरी रहने वाली है, बस यहाँ पे आपको फुल आउटर जॉइन चेंज करना है। जैसे हमने लेफ्ट के अंदर, ये मेरी लेफ्ट टेबल थी, ये मेरी लेफ्ट टेबल थी, रिटर्न ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल एंड मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम राइट टेबल। ठीक है, ये लेफ्ट वाली टेबल है, ये राइट वाली टेबल है। जितने स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा है वो लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके चीजें पूछ सकते हैं। जहां पे भी आपको डाउट लग रहा है वीडियो स्टॉप करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट पूछो। एंड अगर आपको एचआर वन शॉट चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। सेम हमने आउटर जॉइन के अंदर किया है। सो ये क्वेरी आपको समझ में आ चुकी होगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स विद कॉम्प्लेक्सिटी। सो जॉइंस एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, जॉइंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जॉइंस की जितनी भी जॉइंस है, जितनी भी डेफिनेशन है, चाहे वो आपकी इनर जॉइन की हो, चाहे वो आपकी लेफ्ट जॉइन की हो, चाहे वो आपकी राइट की हो, चाहे वो आपकी आउटर जॉइन की हो, एक तो इनकी जितनी भी डेफिनेशन है वो आपको आनी चाहिए। दूसरी चीज क्वेरी आपको आनी चाहिए। अगर आप सारी की सारी क्वेरीज, मतलब एक क्वेरी समझ लेना, बाकी आपको जॉइंस के नेम चेंज करने हैं। लेफ्ट में लेफ्ट जॉइन आएगा, राइट में राइट आएगा, आउटर में आउटर आएगा। ठीक है, अगर आप इतना काम कर लेते हो तो आपका जॉइंस बहुत इजिली आप इंटरव्यू के अंदर बता दोगे। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। अब आप लोग सोच रहे कि भैया सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में क्या करना है। सो ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में लिख रहा हूं, ये आपको इंटरव्यू से पहले पढ़ के जानी है। बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, नेक्स्ट है हमारी सिलेक्शन सॉर्ट, नेक्स्ट है हमारी मर्ज सॉर्ट एंड नेक्स्ट है हमारी क्विक सॉर्ट। तो ये 5 सॉर्ट अपने भैया के कहने से पढ़ के चले जाना, हो सकता है इंटरव्यूज के अंदर पूछी जा सके। ठीक है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 5 सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पढ़ लेना, इससे अलग कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स नहीं पूछी जाएगी। अब पढ़नी कैसे है, आप लोग को पहले वर्किंग पता होनी चाहिए। सपोज मर्ज सॉर्ट मैं बता देता हूँ, एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम से बता देता हूँ। अब मर्ज सॉर्ट के अंदर आप अपने एरेस को डिवाइड करते हो, उसके बाद आप कंपैरिजन करते हो। ठीक है, तो ये एक तो पहले वर्किंग पता होनी चाहिए कि कोई मेरी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है, उसकी वर्किंग क्या है, वो कैसे काम कर रही है, कैसे कैसे कंपैरिजन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। दूसरी चीज है कोडिंग पार्ट। जब आप चीजें समझ लोगे फिर उसके कोडिंग पार्ट पे जाना है कि कैसे इसका कोड कर सकते हैं, वो आपको देखना है। नेक्स्ट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लेक्सिटी। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको हर एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की याद करनी है एंड सिर्फ एक केस में नहीं याद करनी है, हर एक केस में याद करनी है। चाहे वो आपका बेस्ट केस हो, चाहे वो आपका वर्स्ट केस हो, चाहे वो आपका एवरेज केस हो। अगर आपने इतनी चीज कर ली तो आप इजिली इंटरव्यू के अंदर सारे के सारे आंसर दे दोगे। सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, वे आपसे कोई भी एल्गोरिथम्स पूछ सकते हैं कि भाई इंसर्शन सॉर्ट बताओ, मर्ज बताओ, क्विक बताओ। या फिर वे आपसे एवरेज केस में कॉम्प्लेक्सिटी बताओ मर्ज सॉर्ट की, वर्स्ट केस में बताओ, वे आपसे कॉम्प्लेक्सिटी पूछ सकते हैं। सो आप लोगों को करना क्या है, इन पांचों की पांचों सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की एक्सप्लेनेशन, कोड, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये तीनों चीज कर लेना। सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स का काम हो चुका है डन। अब आ चुके हैं वीडियो के एंड क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15, इंपॉर्टेंट कोडिंग क्वेश्चंस फॉर इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के अंदर कुछ कोडिंग क्वेश्चन, कुछ बेसिक कोडिंग क्वेश्चन आपसे पूछे जाने के चांसेस है। हो सकता है आपसे पूछे जाए, ठीक है, हो सकता है आपसे सिर्फ थ्योरेटिकली पार्ट पूछा जाए, बट हो सकता है कि भी आपसे एक बेसिक सा कोड करा ले
लाइक पैलिंड्रोम, प्राइम नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर स्वैपिंग का कोड करा लें। कुछ भी बेसिक सा वो कोड करा सकते हैं, ईजी लेवल का कोड करा सकते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल का कोड नहीं कराएँगे। ये मत सोचना कि डीपी का कोड करा लेंगे, ट्री का कोड करा लेंगे, ग्राफ का कोड करा लेंगे। अब कोडिंग कैसे प्रिपेयर करना है? हमने डेलोइट कोडिंग क्वेश्चन वन शॉट बनाया था, जो आपके कोडिंग असेसमेंट के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, काफ़ी स्टूडेंट्स को हेल्प हुई है। सो इसी वन शॉट को अगर आपने पहले से कर लिया है, तो आपको दोबारा देखने की नीड नहीं है। बट अगर आपने अब तक नहीं देखा है, इस वन शॉट को प्रिपेयर कर लेना अपने इंटरव्यूज़ के लिए। अगर आप इस वन शॉट को कवर कर लोगे, तो आपका कोडिंग का पार्ट ईज़िली कवर हो जाएगा। सो होप सो आपको इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें समझ में आई हो एंड आज का वन शॉट काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है। पीडीएफ के लिए मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बता दिया है, टॉपमेट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूँगा, जाके पीडीएफ ले लेना एंड रेज़्यूमे रिव्यू बता देता हूँ, हर एक स्टूडेंट्स को कराना ही कराना है, क्योंकि यार रेज़्यूमे आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके इंटरव्यू के अंदर। हो सकता है आपने कुछ मिस्टेक्स की हो रेज़्यूमे के अंदर, सो वे मिस्टेक्स आपको एक्सपर्ट्स बता देंगे। आपको जो भी चीज़ें, जो भी फीडबैक वहाँ से आएगी, उस हिसाब से अपने रेज़्यूमे में चेंजेस कर लेने हैं। एंड बात करते हैं पीडीएफ की, पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया है एंड एचआर वन शॉट अगर आपको चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट्स भर दो एचआर वन शॉट को। सो मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी एचआर वन शॉट भी लेके आऊँगा। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब हर एक स्टूडेंट्स को करना ही करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।